हिंदी उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 6। जिंदगीनामा कृष्णा सोबती का सन 1979 में प्रकाशित जिंदगीनामा उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगीनामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वहाँ भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। पात्र, मुख्य पात्र शाहजी और शाहनी, पति पत्नी, मूलतः साहूकार। शाहजी डेरा जट्टा गांव के साहूकार हैं। पुलिस, वकीलों एवं अपराधों से इनका बराबर मेल रहता है और अवसर आने पर सबकी रक्षा करते हैं। साहूकारी में कुछ ढील बरतते हैं और जमीनों के मालिकाना हक के सवाल पर अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं। कहीं विद्रोह की आशंका होने पर उसे उचित ढील देकर स्थितियों पर नियंत्रण बना रहता है। शाहजी के मन में राबिया को लेकर प्रेम स्फुरण होता है। शाहनी उदारमना साहूकारणी है। काफ़ी दिनों तक इसको संतान नहीं होती। बाबा फरीद के डेरे पर यह मन्नत मांगने जाती है। तत्पश्चात उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाली शाह, शाहजी का पुत्र। लाली शाह शाहजी का इकलौता पुत्र है। उसे परंपरागत मदरसे में पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी स्कूल में डाला जाता है। काशी शाह, शाहजी के छोटे भाई। काशी शाह संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे साहूकारी को अपने लिए जंजाल मानते हैं। शाहजी उनको अक्सर चेताते रहते हैं कि उनका संत स्वभाव साहूकार के लिए अच्छा नहीं। काशी शाह आयुर्वेद के जानकार हैं और यदा कदा जनता को मुफ्त में अपनी विद्या का लाभ कराते हैं। पंचायत या झगड़ा निपटारे में उनकी बात सर्व स्वीकृत होती है। बिंद्रा देई, काशी शाह की पत्नी। बिंद्रा देई हंसमुख किंतु पतिव्रता पत्नी है। वह शाहनी के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक हवेली का सर्व कार्य संचालन करती है। उनकी खटपट न होने से हवेली का वातावरण पूर्ण सहयोगी दिखाई पड़ता है। गुरदास और केशोलाल, काशी शाह के पुत्र। निक्की, बेबे और लाला वड्डे। लाला वड्डे एवं निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग हैं, जिनको सारा गांव आदर देता है और वे भी सारे गांव को प्रेम करते हैं। लाला वड्डे गांव के बच्चों को रात में कथा सुनाते हैं, जिसके जरिए वे बच्चों को पंजाबी इतिहास एवं संस्कृति की शिक्षा देते हैं। निक्की बेबे गांव के छोटे छोटे बच्चों को प्रेम करती हैं और उनको कुछ न कुछ खाने की चीज़ें देती रहती हैं। चन्नमल्ल और भागमल्ल, लाला वड्डे के पुत्र। निक्का चन्नमल्ल का पुत्र। चाची महरी, शाहनी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग। चाची महरी के पहले पति दीदार सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका गणपत शाह से दिल लग जाता है। वह उसके साथ भाग जाता है, किंतु मामला अदालत में जाता है। वहाँ पर गणपत शाह का पक्ष लेती है और उसके साथ रहने लगती है, किंतु इसकी कोई संतान नहीं होती। वह अपने देवर साहिब सिंह को बहुत स्नेह करती है। दीदार सिंह, चाची महरी का पहला पति। गणपत शाह, चाची महरी का दूसरा पति। साहिब सिंह, दीदार सिंह का भाई और चाची महरी का देवर। संतो, साहिब सिंह की पत्नी। बसंतो, साहिब सिंह की बेटी। मलकियत सिंह, दीदार सिंह का बड़ा भाई। कुदरत कौर, मलकिन सिंह की पत्नी। राबिया, शाहजी पर आसक्त। राबिया आलिया की पुत्री एवं फतेह की बहन है। राबिया तुक जोड़ती हैं, अर्थात कविता बनाती हैं। वह काफ़ी होशियार एवं कुशल है। हवेली के काम धाम में हाथ बटाती हैं। जब उसके विवाह की बात उठती है तो वह किसी अन्य से विवाह से इनकार कर देती हैं और शाहजी से अपना प्रेम व्यक्त करती हैं।
फतेह राबिया की बहन। फतेह आलिया की बड़ी पुत्री है। वह एक दिन गायब हो जाती है और शाह बंधुओं एवं आलिया को नदी किनारे शेरे के संग केली करते हुए पाई जाती हैं। तत्पश्चात उसका विवाह शेरे से कर दिया जाता है और दोनों प्रेम पूर्वक रहते हैं। शेरे फतेह का पति सलामत अली थानेदार मेहर अली जमीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित हुआ। मेहर अली के जरिए जट्टों में जमीन के मालिकाना हक को लेकर आक्रोश की दबी चिंगारी दिखाई गई है। करम बीवी और बरखुरदार दादी पोता सीरी बरखुरदार की पत्नी। करम बीवी का पोता बरखुरदार जेल से लौटकर आया है। वहाँ सीरी को सर्वगुण संपन्न पाकर उससे बरखुरदार के विवाह की इच्छा करती हैं। सीरों के मन में भी बरखुरदार को लेकर आसक्ति होने से शांतिपूर्वक यह विवाह हो जाता है। हवेली के सहायक चन्ना, नवाब खां, करतारो, माँ बीबी, मोहम्मदीन, दिलबाग, हुसैना नाइन, बाबो मीरासन। गौण पात्र मौलवी साहब, चौधरी फतेह अली, सिकंदर वड़े, चौधरी मौलादाद, करमदीन, मौलवी कुर्बान अली, नजीब, शहादाद खां, साहिब खां, फौजी दोस्त, मौलादाद, रमजान नाई, करमई लाही, मेया सिंह, गुरदीत सिंह पटवारी, ढोकलमल, लंबरदार, गुरजारी, बाली, दीवान, राधू, इल्मदीन, नजीबे तारे शाह, बरकती, तुफेल सिंह, मिठचंद, रूपचंद, जम्मू रियासत के सैनिक, लाहा बीबी, गंडा सिंह, पेंशन प्राप्त फौजी, लोंडे खां, कमाल, साइदित्ती, जमालो, सिकंदर, आलिया, राबिया का बाप। उपयुक्त पात्र प्रत्येक शाम को हवेली पर इकट्ठा होते हैं और देर रात तक गप्पे मारते हैं, जिसमें खालिस गप के अलावा पंजाब की तात्कालिक स्थिति, राजनीतिक इतिहास एवं संस्कृति पर भी चर्चा होती जाती है। बच्चे मिट्टी, मेहरबान, चन्नी, छन्नी, निक्की, घोलू, मोहरे, सुथरे, चोखे, सानो, कालू, जगतार, दीपो, भोलू। कथासार जिंदगी नामा 1979 ईस्वी किसी एक समस्या को लेकर उसके इर्द गिर्द बुना गया उपन्यास नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में एक गांव के समग्र जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। डेरा जट्टा नामक गांव में 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों के घटनाक्रम को व्यक्त किया गया है। हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिमी डोरी पर बसे पंचनद के देश पंजाब की जिंदा दिली, जुझारू रवैये को चित्रित किया गया है, जिसने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। कृष्णा सोबती गांव के कम संसाधनों वाले किंतु सुखी जीवन को उकेरने का सफल प्रयास करती नजर आती है। तत्कालीन समाज की प्रमुख कुरीतियों एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं की झलक भी उपन्यास में दिखाई पड़ती है। मुख्य कसम इस बात की है कि जो जट खेती करते हैं, जमीनें उनकी नहीं हैं, उनको अपनी उपज का एक हिस्सा साहूकार को दे देना पड़ता है। साहूकार कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ जमीन होने के कारण उनकी उपज का सबसे बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर जट्टों में सुलग रही आग की झलक उपन्यास में यत्र तत्र दिखाई देती है। सूदखोरों के चुंगल में फंसे गरीब गुरबों की बेबसी दिखाई देती है। गरीब साहूकार से खेती या विवाह या बीमारी आदि के लिए कर्ज लेते हैं और वे तो उसका ब्याज चुकाते ही हैं, उनके बच्चे भी चुकाते हैं और उनके पोते भी चुकाते हैं, किंतु सूद नहीं निपटता। गरीबों को मानसिक रूप से नियंत्रण में रखने के लिए सूदखोरों साहूकारों का हथियार नजर आता है।
कहीं कहीं विद्रोह उपजने की आशंका होने पर साहूकार उदारता दिखाकर कुछ ढील दे देते हैं। गांव में छोटी छोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं। उपन्यास को पढ़ते हुए यह लगता है कि मानो पंजाबी जनजीवन को बहुत महत्व नहीं देता। साहूकार वगैरह नियमित रूप से मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में गांव के मुखिया वगैरह उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में जवानों को सेना में भर्ती कराते हैं। जब जवान तो जोश में और कुछ मुरब्बे के लालच में सेना में भर्ती हो जाते हैं। गांव में प्रेम विवाह को लेकर काफ़ी लचीलापन नज़र आता है एवं ऐसे विवाहों में जाति को प्रमुखता नहीं दी जाती। शादी ब्याह एवं त्योहारों में लोगों की सामूहिकता एवं सहयोग भावना बड़े प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के डेरा जट्टा गांव के 20वीं सदी के शुरुआती 20 वर्षों की कथा कही गई है। छोटे छोटे चित्र बिंबों द्वारा उपन्यास में पंजाब के जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। उपन्यास में कोई एक प्रमुख पात्र न होकर पूरे जनजीवन का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्यिक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध के बंगाल विभाजन के बाद हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का जिक्र किया गया है। उपन्यास में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का जिक्र प्राप्त होता है। जमीन को लेकर जट्टों के आक्रोश के संकेत भी मिलते हैं। प्रमुख उदाहरण, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। नोट, इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है। इन कविताओं के माध्यम से इस उपन्यास की संवेदना की मुकम्मल तस्वीर उभरती है। जब दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठे लेना जायज़ है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इतिहास जो नहीं है और इतिहास जो है वह नहीं जो हुकूमत की तख्तगाहों में प्रमाणों और सबूतों के साथ ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर सुरक्षित कर दिया जाता है, बल्कि वह जो लोकमानस की भागीरथी के साथ साथ बहता है, पनपता और फैलता है और जनसामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। गलबहियों सी उमड़ती मचलती दूध भरी छातियों सी चनाब और जहलम की धरती, जहाँ का हर मेहनत कश बादशाह अपने सिर के साफे को अपना ताज समझ संभालता रहा और अपने खेतों को अपना रिजक समझ सत्कारता रहा। ऐसे भागी भरे पूरे पंजाब की धरती पर जहर की कांगे घिर आई। देखते देखते लाखों कदमों के हुजूम उठ धाए। चढ़ाइयाँ बहुत बार हुई, बहुत बार हमलावरों से सामने, बहुत बार राजपाट बदले, पर चौड़े सीने वालों ने, कड़े जिगरे वालों ने कभी हौसले नहीं गंवाए। मरने और मारने से खौफ नहीं खाए, पर आज क्या सुरमाओं के सिक्के बदल गए। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से, और हम अपनी माँ से, इसकी मिठड़ी ओंठ से, छाह से, इसकी दूध भरी छातियों से। अब दूध नहीं खून टपकता है। जिसने हाड़ मांस के इंसानों में मेहनत करने और ज़िंदगी को जी भर प्यार करने की ललक जगाई थी, लो लगाई थी। अलविदा आबों के आब को, पंच दरियाओं के पंजाब को, झेलम और चनाब को। अलविदा अपने पुरखों की याद को। कौन जानेगा, कौन समझेगा अपने वतनों को छोड़ने और उनसे मुंह मोड़ने के दर्दों को, पीड़ों को। हम यहाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे, फिर कभी नहीं होंगे, नहीं।
हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो। अवतार वह जिसके 2 हाथ हैं, अवतार वह जिसके 2 पाँव हैं, अवतार वह जिसका मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। लालजी कथावाचक। बच्चों, युग 4 होते हैं। सोता हुआ कलयुग, छोड़ता हुआ द्वापर, खड़ा हुआ और त्रेता, और चलता हुआ सतयुग। पुत्र जी, युग समय के चक्करों पर चलते हैं। गाड़ी में सिर्फ यात्रा होती है, सफ़र होता है। भला किसी ने देखी है गड्डी? याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक परलोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में सबसे बड़ा है। यह सच्ची मुच्ची का महाराज है, ब्रह्मांड का सरताज सम्राट है। रूई बिन पिंजन कैसा, चरखे बिन त्रिंजन कैसा। कुदरते खुदाबंदी का यकीन दिलाने के लिए मूसा ने बड़े बड़े मौजे दिखाए। आसमानों को कैसा बुलंद और बाआब बनाया। सूरज के जरिए रात और दिन की तारीकी और रोशनी का इंतजाम किया। सतह जमीन को बिछाकर इस पर पहाड़ कायम किए। आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन में सब्जा उगाया। सतह ज़मीन की अगर एक वसीह फर्ज से मिसाल दी जाए तो इस पर पहाड़ों को ऐसा समझा जाएगा कि गोया फर्श को अपनी जगह रखने के लिए मैखे गाड़ी दी हो। आसमानों की हकीकत ख्वाह कुछ भी समझी जाए, मगर इनके वजूद और उनकी मजबूती में किसी भी को शक नहीं। आसमानों की हर एक चीज़ अपनी मुकर्रा जगह के अंदर निहायत मजबूती से कायम है। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाहतें बदली, हुकूमतें बदली, पर मूडो ना बदली मुल्कों की खलकतें। क्यों चौधरी जी? फतेह अली जी भी पीछे न रहे, बराबर जी खलकते तो मुल्कों की शहंशाहों के कोहे नूरी ताजों से भी बड़ी हुई ना। सोचने की बात है, शहंशाह ताज पहन के तख्त पर बैठ जाए हुकूमत करने को, और सामने री आया खलकत ना हो तो नीरा स्वांग ही हो गया ना मिरासी का। गंडा सिंह अनसुनी कर आगे बढ़ गए। अखबार वह कहती हैं, ओए सरकार से भी बड़ी हो गई है बक्कोनियाँ, कुत्ते खानियाँ अखबारें। हुकूमत के सिर चढ़ बैठा स्याही चूस छापा खाना। शाहजी बोले, चौधरी जी, मालियाँ उगराने के लिए खालसा सरकार फसलों पर बोली लगवाती थी। पक्की फसलें खड़ी हैं खेतों में और सरकार ने बोली लगवाकर नीलाम करवा दी। जो सबसे ऊंची बोली दे वह मामला इकट्ठा कर सरकारी खजाने पहुंचा दे। राज्य के लिए हिसाब किताब जीवियों फसलों का भी वहीं रख। बोली से उगराही ज़्यादा हो गई सो अपनी। काशीनाथ इत्मीनान से चारपाई पर बैठ गए और लाली के दोनों हाथ सीधे रख राबिया की ओर देखा और शुरू कर दिया। रियाया जड़ है और बादशाह दरख्त। जब नौशेरवा का आखिरी वक्त आया तब उसने अपने बेटे हुरमुज से कहा, बेटा, दिल से फ़कीरी दरवेशों की हिफाजत कर, अपने आराम की फिक्र ना रख। कोई भी अक्लमंद यह पसंद ना करेगा कि चरवाहा पड़ा सोता हो और भेड़ियाँ उसके गोल में रहें। होशियारी से दरवेशों मोहताजों का ख्याल रख, इसलिए कि रियाया की बदौलत
ही बादशाह तार तारजाद होता है। रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरख्त की तरह, और दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ए मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। बेटा, अगर तूने नेक राह की ज़रूरत है तो तेरे सामने फ़कीरों फरहेगारों का रास्ता खुला पड़ा है, जिसे यह खौफ है कि वह खुद तकलीफ़ न उठाए। उसे भला दूसरों का नुकसान क्यों पसंद आएगा, और अगर उसकी तबीयत में यह आदत नहीं है तो उसके मुल्क में अमन चैन की बू भी नहीं है। अगर तू कानून कायदे से मजबूर है तो खुशी इख्तियार कर, और अगर तन्हा है, पाक साफ है तो अपना रास्ता ले। उस मुल्क में खुशहाली की उम्मीद न रख जिसमें बादशाह रियाया एक दूसरे से नाराज हैं। ख्वाब में मुल्क को आबाद वही देखता है जो लोगों के दिल गुलजार रखता है। जुल्म से खराबी बदनामी होती है। जुल्म के जरिए रियाया को तबाह करना ठीक नहीं है, इसलिए कि वही हुकूमत को पनाह देने वाली है। आपका बंटी मन्नू भंडारी। आपका बंटी मन्नू भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है, जो तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य के एक अमूल्य निधि है। यह मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन सन 1971 में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बेटे के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी के अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। पात्र। मुख्य पात्र बंटी। उपन्यास के केंद्र में बालक बंटी की ही दुर्दशा का चित्रण है। माता पिता के होने के बावजूद वह अनाथ की जिंदगी जीता है। अजय बंटी का पिता और शकुन का पति, जो बंटी से प्यार तो करता है पर उसकी खुशी के लिए समझौता नहीं करता। शकुन बेटी की माँ, जो उसे शुरू में बेइंतहा प्यार करती है, पर जो डॉक्टर जोशी से विवाह के पश्चात उसे बंटी कभी कभी बाधा की तरह लगने लगता है। वकील चाचा। अजय एवं शकुन के वकील सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं। फूफी शकुन के घर की संरक्षिका, जो उसकी अत्यंत हितैषी है। वह अजय को कोसती है। वह पुरानी पीढ़ी से है। वह न अजय के विवाह के पक्ष में न शकुन के। गौण पात्र डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर। प्रमीला डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा। जोश डॉक्टर जोशी की बेटी। मीरा अजय की दूसरी पत्नी। चीनू मीरा का बेटा। टीटू बंटी का दोस्त। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की। माली चपरासी बंसीलाल। विशेष चरित्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। उपन्यासों की भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम, उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। बाल मन को मन्नू जी के मार्मिक ढंग से उकेरा है। कथासार। तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है, जिसके पिता अजय एवं माँ शकुन है। शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। वहीं अजय अहम भाव से भरा पुरुष है।
दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को साफ कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है और इधर शकुन जी डॉक्टर जोशी से विवाह कर उसके घर चली जाती है। जोशी के 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न थे। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता। वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना ही उसके पास सुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को अपेक्षित महसूस करता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से में वह पापा अजय को फ़ोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है, किंतु वहाँ भी उसे वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो चाहता था। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं पाता। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल करा देता है और जहाँ वह अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पीसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। प्रमुख उदाहरण शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया है, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए आप प्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीकरण के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। जन्मपत्री बंटी की लेखिका का वक्तव्य। जब तक आंखें खुली हैं, नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और ना जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं। आंखों के सामने परिलोक की परियां और पाताल लोक के नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। बड़ी खातिर करना सीख गया। तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। वकील चाचा बंटी से। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। वकील चाचा शकुन से। मैं क्या जानता नहीं, इसलिए तो वहाँ कहीं कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है। कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्द ही कोई तारीख देने के। वकील चाचा शकुन से। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि अब सब कुछ जान लें। आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। शकुन वकील चाचा से। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे ठहर गया था। यूँ घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती है। रोज़ सवेरे पीछे के आंगन से घुस सारे घर को चमकाती दमकाती, दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल शान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से
तुर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और झटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी। वहाँ भी जिसमें दम साधकर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता है। जिससे कि फिर वहाँ खड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर लें। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नीरे एक शून्य में बदलकर। एक अध्याय था जब समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है, ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है वकील चाचा शकुन से। और इस स्थिति को दो ही परिणतियाँ हो सकती हैं होंगी, या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की वह अब तुम्हें ही भूलकर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है कि वही फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। वकील चाचा शकुन से। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद्द उड़वा सबके बीच मेरी। शकुन बंटी से। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। इस वक्त बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करोगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किससे नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को यूँ छोड़ दिया जाता है? फूफी बंटी से। तब तो बाहों ने बंटी को उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमटा गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाएं। हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है। मैं तुझे क्या बना सकी हूँ? शकुन बंटी से। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उधम करने ही नहीं दिया है। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। जोशी शकुन से। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? शकुन जोशी से। यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता। तुम किसी और को। जोशी शकुन से। बाप के रहने पर बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए। फूफी शकुन से।
ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधों से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। जहाँ एक बार लगाओ वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। माली शकुन से। इस देश में तो 3 भी नहीं, 2, बस 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रोकूंगी। जब तू ही खुश नहीं तो आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो भी नहीं। शकुन बंटी से। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उनको चाहनाओं को पूर्ति रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ ना चाहे, जहाँ चाहती है वही गलत क्यों हो जाती है। ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। ये तो सूखेगी ही। उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूखकर झड़ जाएगी, फिर नई पत्तियां फूटेगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं। और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल में ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में अजय मीरा से। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली को, जो हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाह लौटने से होता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संतराम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज से लिखा गया है। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। पात्र काली केंद्रीय पात्र हैं। ज्ञानो काली की प्रेमिका, प्रतापी काली की चाची, जस्सो ज्ञानों की माँ, मंगू ज्ञानों का भाई, चौधरी हरनाम सिंह चौधरी साहब गांव के छज्जू शाह साहूकार हैं, बिशनदास डॉक्टर हैं, निहाली काली की पड़ोस की ताई, जीतू की माँ, जीतू काली का दोस्त, प्रीतो पड़ोस की चाची, निक्कू प्रीतो का पति, मुंशी शिवराम गांव के मास्टर, पंडित संतराम गांव के पंडित, बंतु पिता चन्ना राम और ठाकुरी माता का पुत्र, सिद्धू काली के चाचा, अमरू निक्कू का बेटा, दीनू गांव का कुम्हार, लच्छो प्रीति की पुत्री, हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा, नाहर सिंह संता सिंह का भाई, नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है। बाद में इसका नाम रामदसिया पड़ गया। पालो बुरा सिंह का लड़का, ठाकरी नंद सिंह की पत्नी, संता सिंह मिस्त्री बड़ई। कथासार। धरती धन्ना अपना उपन्यास का आरंभ कालिदास के अपने गांव घोड़ेवाह लौटने से होता है। गांव में उसकी एक चाची प्रतापी रहती है जिसने उसको पाला पोसा था। उसके माँ बाप की मृत्यु उसकी शेषावस्था में ही हो जाती है। 6 वर्ष बाद जब काली
कानपुर से अपने गांव आता है तो देखता है कि चमारों के मोहल्लों में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। गांव में ज़मीनों के मालिक चौधरी हैं। वो लोग बेबाक चमारों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। उपन्यास के प्रारंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीतू की पिटाई करता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना रहता है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के न्याय का विरोध करती हैं। कालिदास अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसे छज्जू शाह बताता है कि जहां दलित लोग रहते हैं वह जमीन उनकी नहीं है, वो सामलात है, अर्थात वो लोग उस पर केवल रह सकते हैं। काली को अपना घर पक्का बनवाते देखकर चौधरी लोग दलितों को आपस में ही लड़वाते हैं। मंगू और काली के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान काली का ज्ञानों के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। काली को पक्का मकान बनवाते देखकर छज्जू साहब, मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं। इसी छुआछूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख और फिर बाद में ईसाई बनता है, लेकिन उसके साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। कामरेड बिशनदास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है। कबड्डी में जान बूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कुल्ला तोड़ देता है। अचानक काली की चाची प्रतापी बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। तभी काली का सारा धन और उसकी चाची द्वारा बनवाए गहने एक पड़ोसी चुरा लेती हैं। वह चाची की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। काली फिर से घास खोदने और लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में बाढ़ आती है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर करते हैं, लेकिन चमार लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं। इससे चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलबिलाते देखकर चमारों का साहस जवाब दे जाता है और वो चौधरियों की शर्तों को मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। उपन्यास का अंत काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहां ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका विवाह उससे नहीं किया जाता, बल्कि उसे जहर देकर मार दिया जाता है। अंत में काली को अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से भागना पड़ता है। प्रमुख उदाहरण: गोबर की तेज बदबू से उसे चमादड़ी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख साइयाँ दी चाची काली से। आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें भी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई। तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद न हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है चाचा काली से। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बचपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गया है। चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का क्लेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। निहाली चौधरी से। निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, काली देख चौधरी ने इसका क्या हाल किया है। नाक को हाथ लगाती हूँ तो तड़फ उठता है। भला इसने चौधरी का क्या बिगाड़ा था जो इसे पुलिसियों की मार मारी। पूरा साल उसकी बेगार करता रहा और इसे सारी मेहनता
का यह इनाम मिला है। निहाली काली से। प्रीति मोहल्ले की औरत में सबसे आगे खड़ी थी। वह मटकते हुए बोली, रंडी का पूत, सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है नाल, कहीं लगता है तो कहीं बुझाता है। ताई, निहाली सोच में डूबी हुई बोली, घर में गुड़ तो है, चाय की पत्ती भी मिल जाएगी, लेकिन दूध कहाँ से आएगा। चौधरी के घर से तो लस्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, दूध कौन देगा। गली में तो सिर्फ मंगू के घर में भैंस है, वहाँ से दूध तो क्या खाली बर्तन भी वापस नहीं मिलेगा। निहाली, भाई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो मार मार कर इसे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। चौधरी के खेत में बाढ़ लगाई जा रही है, इसे कहो कहाँ चला जाए, चौधरी खुश हो जाएगा। मंगू निहाली से। काली की बातें सुन चाची खुश हो गई थी और साथ ही चिंतित भी। वह सोच रही थी कि छोकरे को क्या हो गया है, वह अनहोनी बातें क्यों करने लगा है। भला आज तक इस मुल्ले में किसी ने मकान को पक्की ईंटें लगाई हैं। चाची ने मन ही मन में मन्नत मांगी कि काली ऐसी बातें सोचना छोड़ दे। तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे, उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से 75 रुपये ही वापस किए थे और 25 रुपये अभी बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था। मेरा बड़े बड़े चौधरियों और साहूकारों से लेन देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। छज्जू साहब काली से। छप्पड़ सबका साझा है, क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितनी जी चाहे मिट्टी खोद लो, लेकिन इतना ख्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पारसार ऊंचे मोहल्ले के पूर्ण सिंह ने वहाँ कुआं सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फंसी कि उसे बल्लियाँ लेकर निकालना पड़ा था। चौधरी काली से। शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता जब पानी सिर से गुजरने लगता है। काली चौधरी से। मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। काली चौधरी से। ब्याह के बिना ज़िंदगी भी सुलगती लकड़ी किसी तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है, लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। मिस्त्री काली से। अच्छा, निक्की के साथ तेरा झगड़ा हुआ था। मुझे नंद सिंह ने बताया था कि काली और निक्कू में झगड़ा हो गया है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि तेरा ही नाम काली है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना है भी मुश्किल। संता सिंह ने हंसते हुए कहा, वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है। काली रन पत्नी, वह जो अपनी ब्याहता हो, उसे सिर पर चढ़ाओ या पाँव के नीचे दबाओ, कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन पराई जनानी स्त्री तो मुँह जोर घोड़ी की तरह होती हैं, पता नहीं कब बिदक जाए। संता सिंह काली से। बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीह की भी यही तालीम है कि पड़ोसियों के साथ शांति से रहो। आसमानी किताब में लिखी हुई बातें सदा सच होती हैं। पादरी काली से। तू भी बन जा क्रिस्तान। पंडित संतराम उसे झिड़कता हुआ बोला। फिर कुछ देर तक खामोश रहे। हारी हुई आवाज़ में कहने लगा, नंद सिंह तो पहले से ही नीच था,
जो आदमी गौ माता और उसके कोंक जाए तो चमड़े के जूते बना सकता है, वह गाय का मांस भी खा सकता है। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ। ईसा मसीह का भी यही हुक्म है। वैसे भी गरीब आदमी परमात्मा से के ज़्यादा नज़दीक होता है। अंजील पाक में लिखा है, ऊँट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं है पादरी काली से। तू जब भी मुंह खोलता है तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है, और जब वह पादरी बोलता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, वह भी अंजील और ईसा मसीह की महा से बिसंदास से। सवेरे नंद सिंह को देखकर बोला, सुना चमारा ईसाई बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा क्या? टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है या तरीका बदल गया है? नंद सिंह ने भी उल्टा सीधा जवाब दिया और घड़म चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने। मज़े की बात यह है कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था और उसे उसके पैसे भी नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर ही पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। घड्डम चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा कलाया हो या लाल, कमाया हुआ हो या कच्चा, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खारिश खाए कुत्ते की तरह चूं चूं करता हुआ अपने घर चला गया। चौधरी और नंद सिंह पूंजीपति यह कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। मुतवाज़ी यूनियन बनाना भी एक इम्पीरियलिस्ट चाल है मजदूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। बिसनदास काली से। सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा। धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। संता सिंह नंद सिंह से। वाह वाह नंद सिंह, तेरे सिर पर अभी सिंह तो उगे नहीं। पागला, तू कुछ भी बन जा, लेकिन रहेगा चमार का चमार ही। जात कर्म से नहीं जन्म से बनती है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है, यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल वर्ष संघर्ष पैदा होता है। लेकिन मार्क्सवादी इनकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलेतारिया का बोलबाला होगा। बिसनदास काली से। तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल जाएगा? सब मजहब फरेब है। अमीरी और पूंजीपतियों ने आम लोगों को लूटने और उन्हें गुमराह करने के लिए ये सब ढकोसले खड़े किए हैं। बिसनदास बंतु से। यह चमार है, चौधरियों के कमीन। आप चौधरी हैं, हमारे मालिक। आप जो भी दंड देंगे, जिसको भी देंगे, वह उसे कबूल करना होगा। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता। बाबे फत्तू चौधरियों से। चौधरियों, आमद किसी का राजक नहीं है। हमारा राजक भी वही है जो तुम्हारा है। तुम लोगों को ज़मीनों का अहंकार है। हमने तुम्हारी बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन हर चीज़ की हद होती है। हम पत्थर नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। काली ने आगे बढ़कर उत्तेजित स्वर में कहा। कालिदास, दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। हमारे देश में तो हालत और भी गंभीर है। यहाँ अभी पूंजीवाद भी पूरी तरह नहीं आया। दुनिया समाजवाद की तरह बढ़ रही है और हम अभी तक जागीरदारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। बिसनदास काली से। बहुत उथल पुथल होगी। पूंजीवाद और जागीरदारी सिस्टम इनकलाब को असफल बनाने की कोशिश करेंगे। अपने एजेंटों को की मार्फत इनकलाबी ताकतों में फूट डालेंगे, उन पर हमले करेंगे। खून खराबा होगा, खून की नदियाँ बहेगी और हजारों लोग मरेंगे। बिसनदास काली से। शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री पर नामा पैसा खर्च करेगा। मान लो ख्वाजा पीर को
दया आ गई और उन्होंने बलि स्वीकार कर ली तो उसका सारा फल बूटा सिंह को ही मिलेगा। सारा गांव चौबुर्द हो जाएगा, सिर्फ बूटा सिंह का घर बार बचेगा। संतराम पालोसे। सुबह तक बाढ़ का जोर खत्म हो गया, लेकिन खेतों में चारों ओर पानी भरा हुआ था। मिट्टी नरम हो जाने से मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई थी। खेतों में बल खाती हुई पगडंडियां और रास्ते पानी में डूबे हुए थे, और जहां एक नज़र जाती थी, हरियाली के नीचे बिछी हुई पानी की चादर कहीं मैली और कहीं चमकदार दिख रही थी। पूंजीपति और जमींदार हमेशा से मेहनतकश और प्रोलेतारी तबके पर जुल्म करते आए हैं, उसको एक्सप्लॉयट करते रहे हैं, लेकिन जब प्रोलेतारी तबके में इनकलाबी स्पिरिट जाग उठती है तो वहाँ बाढ़ बनकर इन ताकतों को तिनकों की तरह बहा ले जाता है। बिशनदास काली से।